पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी हमें चाहिए होती है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें, जिस काल की हम बात करें, जिस समय पृथ्वी एक गोले के समान थी, उस पर जीवन संभव नहीं था, उस समय की हम बात करें, हम देखते हैं पृथ्वी एक गोला है जिसमें दो प्रकार की स्थलाकृति हमें मिलती है। एक हम देखें तो कुछ स्थलीय भाग है जिसे हम कहते हैं पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। स्थलीय भाग जिसे पेंजिया कहा जाता था, यह संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 29% भाग था। सामान्य रूप से हम इसे महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। वह बड़ा स्थलीय भाग जो कि वर्तमान में महाद्वीप कहलाता है, प्रारंभिक काल में यह पेंजिया कहलाता था। पृथ्वी का ही दूसरे स्थलाकृति की हम बात करें, वह कहलाती थी पेंथालासा। पेंथालासा से तात्पर्य क्या है? जलीय भाग। संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो 71% भाग पर जल पाया जाता है, जिसे वर्तमान में हम संज्ञा देते हैं महासागर की। यह सामान्य सी जानकारी है पृथ्वी के बारे में। कालांतर में कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है वह दो प्रमुख स्थलीय भागों में विभक्त होती है, जिन्हें हम कहते हैं अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड। इनके मध्य भाग में एक तैतीस सागर होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो पेंजिया का विभाजन कहलाता है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। भारत की हम बात करें तो भारत की हम बात करेंगे या हम राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ का जो भूभाग है वह किसका अवशेष माना जाता है? तो इनमें हम देखते हैं 33 सागर तथा गोंडवाना लैंड का अवशेष जो है वो भारत का स्थलीय भूभाग माना जाता है। आज का जो मुख्य विषय रहेगा वह पृथ्वी के अध्ययन के संबंध में हम कुछ अक्षांश रेखाओं के रूप में रहेगा कि क्या होती है ये अक्षांश रेखाएं, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, पृथ्वी का अध्ययन करना था, इसलिए पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उसे कुछ काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया, जिनमें से देखिए पृथ्वी का जो मध्य का भाग है जो बिल्कुल जीरो सेंटर है उसे 0 डिग्री नाम दिया गया। इससे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की संज्ञा दी गई। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो देखिए, अगर हम देखते हैं भूमध्य रेखा से हम ऊपर की तरफ, तात्पर्य यह है उत्तर दिशा की तरफ अगर हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश जाने पर एक रेखा का नाम रखा गया कर्क रेखा। उसी तरीके से भूमध्य रेखा के नीचे की तरफ हम 23.5 डिग्री जाते हैं तो आई मकर रेखा। ये 3 रेखाएं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी तरफ देखें तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में देखें तो मकर रेखा। इस तरीके से अक्षांश से जो रेखाएं होती हैं उनका अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेंगे। तो देखिए, अक्षांश रेखाएं जो हैं उनका अध्ययन इसलिए किया जाता है कि कोई भी दो स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की हम बात करें, वह आपस में कितनी दूरी पर स्थित है, यह हमें सामान्य जानकारी लेनी हो तो हम इन अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करेंगे। तात्पर्य यह है अक्षांश रेखाएं = दूरी का ज्ञान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रश्न बनने की संभावना हो कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी? देखिए, 0 डिग्री हमने यहाँ कुछ अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात करूँ तो 0 डिग्री मध्य रेखा है, इससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि सिर्फ बिंदु की आकृति हमें दिखाई देती है, कोई रेखा की आकृति दिखाई नहीं देती। इसलिए ध्रुवों की रेखा बिंदु होने के कारण कुल अक्षांशों की रेखाएं 179 भी मानी जा सकती है। 2 बिंदु इसमें से माइनस किए गए हैं। नेक्स्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट आता है अक्षांश रेखाओं के बारे में। मैंने बताया है आपको कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग हम किस लिए करते हैं? दूरी के ज्ञान के लिए करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि दो अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है? तो देखिए, दो अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है या फिर हम इसे जोन कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आता है दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है? तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर पहुंचने में लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। नेक्स्ट आता है अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? तो वृत्ताकार आकृति की होती है। किस आकृति की होती है? वृत्ताकार आकृति की होती है। नेक्स्ट अगला फैक्ट हम देखते हैं। देखिए, ये जो अक्षांश रेखाएं पढ़ रहे हैं जो दूरी का ज्ञान करवाती हैं, मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। यह जो अक्षांश रेखाएं हैं, हमने बात की कटिबंध किससे कहते हैं? मध्य के क्षेत्र को। दो अक्षांश के मध्य दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाएं किस आकार में होती है? वृत्ताकार में, मतलब गोल गोल होती हैं। एक फैक्ट बनता है सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है? तो 0 डिग्री अक्षांश है, वह सबसे बड़ा अक्षांश है, या फिर हम कहेंगे भूमध्य रेखा वाला अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश है। नेक्स्ट फैक्ट आता है अक्षांश रेखाएं जो होती है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ खींची जाती है। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम दिशा में। और अक्षांश रेखाएं दिखने में कैसी होती है? तो समानांतर होती है। हम ऐसे देखते हैं अक्षांश रेखाएं, ये जो पृथ्वी है
इस पर कुछ इस तरीके से समानांतर रूप में खींची जाती है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि कौन सा प्रश्न आने की फिर संभावना होती है, तो एक प्रश्न तो आता है जिसमें हम देखते हैं कि प्रश्न इनफैक्ट में से आ जाता है। दूसरा आता है कि हमें भारत किस अक्षांश पर स्थित है या फिर राजस्थान किस अक्षांश पर स्थित है, इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, भारत की मुख्य भूमि जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ पर देना है? देखिए, एक तो वर्ड हमें उत्तरी अक्षांश याद रहना चाहिए। दूसरी बात, मुख्य भूमि शब्द का मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, पानी की भूमि से देखें तो 6 डिग्री से हमारा अक्षांश स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सामान्यतः मुख्य भूमि पर प्रश्न आता है तो मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 सेल्सियस से चालू होता है और उत्तरी अक्षांश पर हमें ध्यान देना है। एक सिंपल सा प्रश्न ये आने की संभावना होती है कि भारत कुल कितने अक्षांशों तक स्थित है, या फिर भारत के दोनों अक्षांशों के मध्य कुल अंतर कितना है। तो दोनों अक्षांशों के मध्य कुल अंतर जो है वह 29 डिग्री 2 सेल्सियस है। ठीक है, आप इसको सामान्य माइनस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान जो है वह 23 डिग्री 3 सेल्सियस से 30 डिग्री 12 सेल्सियस तक के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। दोनों उत्तरी ही आएंगे। नेक्स्ट आता है राजस्थान के कुल दोनों अक्षांशों के मध्य अंतर कितना है, तो 60 डिग्री 9 सेल्सियस। तो देखिए, दोनों का मध्यांतर भी पूछा जा सकता है, दोनों के अक्षांश भी पूछे जा सकते हैं और उत्तरी अक्षांश हमें ध्यान देना होता है। इतना छोटा सा हमारा अक्षांश का टॉपिक है, इससे हम मैप में भी समझने का प्रयास करेंगे इन रेखाओं को। तो उसके लिए हम देखते हैं, यह देखिए पृथ्वी, हमने बात करी हुई है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी झुकी हुई है, इसलिए सारी रेखाएं हमें कुछ टेढ़ी दिखाई देती हैं। तो इस मैप को हम ध्यान से देखेंगे। यह जो हमने थोड़ी सी चर्चा की थी 0 डिग्री रेखा नाम से, तो यह देखिए, यह मध्य भाग में जो 0 डिग्री रेखा है इसे हमने नाम क्या दिया था, विषुवत रेखा, या फिर हमने कहा था भूमध्य रेखा। हमने कहा था सबसे बड़ा अक्षांश यही है। इसके उत्तर दिशा में यह देखिए, यह जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई देता है, इससे हम ध्यान से देखते हैं यह कौन सी रेखा है। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं यह जो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा की तरफ, इसे हमने नाम दिया है मकर रेखा। अच्छे से नाम देखिए, 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा के अंदर यह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है और यह उत्तरी ध्रुव। हमने बात की थी कि अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र जो है वह क्या कहलाता है, तो यहाँ देखिए कुछ शब्दों का प्रयोग है, कटिबंध। कटिबंध क्या कहलाता है, कटिबंध। अब जिस स्थान पर जैसा मौसम होता है उसको वही नाम दिया गया है। जैसे कि यह जो ग्रीन कलर में मध्य भाग है वह उष्ण कटिबंध, यह शीतोष्ण कटिबंध और यह ध्रुव वाला पार्ट जो है शीत कटिबंध। तो इन रेखाओं को ध्यान से देखिए देशांतर रेखाएं जो है उन्हें भी हम 0 डिग्री मानक रेखा से स्टार्ट करते हैं और यह 0 डिग्री जो मानक रेखा है वह ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। किस रेखा के नाम से, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की तरफ हम बात करें तो कुल रेखाएं कितनी हैं, 180। उसी तरीके से ग्रीनविच रेखा के पश्चिमी दिशा की तरफ हम बात करें तो कुल रेखाएं हैं 180। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती हैं, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं की मैंने बात की है। देशांतर रेखाएं जो है वह ऊपर से नीचे की तरफ कह दीजिए, या फिर मैं कहूँ कि उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ या उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची जाती है। तो देशांतर रेखाओं के बारे में अगला देखते हैं कि इन रेखाओं का उपयोग क्या है। तो यह रेखाएं जो है वह किसी निश्चित स्थान पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय बताने के काम आती है। तो एक लाइन में हम समझें देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, समय जानने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आकृति की हमने इनमें बात की कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खींची जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं जो है वह अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची जाती हैं। तुलनात्मक रूप से मैं कहूँगी, जैसे हमने कहा अक्षांश रेखाएं जो है उन्हें हम वृत्ताकार आकृति में खींचते हैं, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं जो है वह अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं जो ये 0 डिग्री रेखा है उसे क्या कहा जाता है। तो 0 डिग्री रेखा के अन्य 2 नाम और हम लेते हैं, जैसे कि 0 डिग्री रेखा, ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है,
ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री रेखा। देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। जिस प्रकार मानना कि यह हमारी पृथ्वी है, इस स्थान पर, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर हमने बनाया है 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। इस रेखा को मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ कुछ अर्धवृत्ताकार आकृति में अगर मिलाती हूँ तो यह 2 गोलार्ध बन गए। इधर का जो गोलार्ध है वह कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, उसी प्रकार इधर का जो गोलार्ध है वह है पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती हैं। अब बात करते हैं कुल देशांतर रेखाओं की। तो देखिए कुल देशांतर रेखाएं हैं वह 360 हैं, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट आता है कि 2 देशांतरों के मध्य कितने मिनट का, कितना समय का अंतर है। तो देखिए 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। अभी हम यहाँ याद रखते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुँचने में जो सूर्य को समय लगता है, सूर्य की किरणों को जो समय लगता है वह 4 मिनट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र है वह गोर या ग्रीड कहलाता है। तुलनात्मक रूप से मैं ये कहूँ कि अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है और देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोर या ग्रीड कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं, जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं में हमने बात की कि अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा था, वो मध्य रेखा का अक्षांश। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं में हम बात करें तो यह सभी की सभी लंबाई में समान होती है। तात्पर्य यह है, यह 0 डिग्री ग्रीनविच से निकलती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो सभी की सभी रेखाएं एक समान होती हैं। अब हम बात करते हैं जो भारत का देशांतर है, जिस पर हमारा मानक समय निर्धारित किया गया है। तो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक रेखा माना गया है। IST कहते हैं इसे, मानक समय रेखा है ये हमारी, जो कि 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर अंकित है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी गांव जो है वहाँ से गुजरती है। तो ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, याद रखिएगा 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत का 2 देशांतरों के मध्य की हम बात करें, जैसे कि हमने बात की 2 देशांतरों के मध्य समय का कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। 2 देशांतरों के मध्य का क्षेत्र जो होता है उसे ग्रीड या गोर प्रदेश कहा जाता है। उसी प्रकार 2 देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है वह 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर दोनों ही अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दोनों अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार इंपॉर्टेंट हो जाता है। देशांतर अगर आपके सिलेबस में है तो कुछ देशांतरों का हम याद करते हैं, जैसे 0 डिग्री ग्रीनविच को याद करना आवश्यक होता है, वैसे ही 82.5 डिग्री जो हमारा समय निर्धारित करता है उसे याद रखना आवश्यक होता है। उसी प्रकार भारत की हम स्थिति देखें गोलार्धों में, तो भारत की हम बात करते हैं। देखिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उस पर हम चर्चा करते हैं कि भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है, से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ पर हमने जैसे अक्षांश में हमने उत्तरी अक्षांश का प्रयोग किया था, उसी प्रकार यहाँ हमने पूर्वी देशांतर शब्द का प्रयोग किया है। कहाँ से प्रारंभ होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों देशांतरों का जब हम अंतर देखते हैं तो 29 डिग्री 18 मिनट इन दोनों का अंतर होता है। अर्थात 29 डिग्री 18 मिनट की हम बात करें तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें समय का अंतर हमें ज्ञात हो जाता है कि किस स्थान पर कितने बजे सूर्योदय होगा। उसी प्रकार राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह भी हमारे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए 68 पर जिस प्रकार भारत का देशांतर प्रारंभ होता है उसके एक देशांतर बाद में ही राजस्थान का देशांतर प्रारंभ हो जाता है। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट वही पूर्वी देशांतर राजस्थान का देशांतर माना जाता है। और इन दोनों के मध्य ये अंतर या फिर हमारा देशांतरीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 47
मिनट माना जाता है। यह हमने सामान्य जानकारी भारत की, राजस्थान की तथा हमारी प्रधान यामोत्तर रेखा की ली है। अब अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि जो देशांतर है उन पे कैसे निर्धारित किया हमने कि यह 4 मिनट का अंतर ही लेगा। तो देखिए, समझने के लिए याद नहीं करना है आपको, समझने का प्रयास करना है। देखिए, जैसे स्टार्ट किया हमने कहा यहाँ तक हम इतनी सामान्य जानकारी रखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। उसी के साथ यह जो चक्कर है यह 24 घंटे में कंप्लीट होता है। तात्पर्य यह है कि 24 घंटे में, अर्थात एक दिन में 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। जब वह 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी, तात्पर्य यह है कि एक घंटे में वह 15 डिग्री घूमती है। और समझने के लिए हम मिनट से समझते हैं, 60 डिग्री मिनट में वह 15 डिग्री घूमती है, तो वह 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 डिग्री से तात्पर्य क्या है, एक देशांतर घूमेगी। तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ क्लियर होता है हमारा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की दृष्टि से थोड़ा समझने का और प्रयास करते हैं कि हम बात करते हैं जो 0 डिग्री देशांतर है, जिसको हमने प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा है, उसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं 0 डिग्री देशांतर पर खड़े हैं। ठीक है, यहाँ से इस स्थान पर हम बात करें, इस समय जो स्थानीय समय है 8 बज रहे हैं। कहाँ, सुबह के, कब के, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो इसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट साइड में बढ़ेंगे, तात्पर्य यह है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो समय कितना लगेगा, वहाँ का स्थानीय समय क्या होगा, 4 मिनट बढ़ जाएगा, अर्थात 8:04 सुबह के हो चुके होंगे। इसी के अपोजिट हम बात करते हैं। अपोजिट बात में हम देखते हैं कि हम उसी 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर रेखा पर हम खड़े हैं, ग्रीनविच पर हम खड़े हैं, और इसी समय हम 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ का जो स्थानीय समय है वह 4 मिनट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर अभी जो समय हुआ है वह 7:56 ही हुए हैं। फिर समझने के लिए हम इसको देखेंगे कि यह जो हमारी रेखा है 0 डिग्री रेखा, ठीक है, इस 0 डिग्री रेखा के अगर मैं इस तरफ अपना कदम बढ़ाती हूँ, अर्थात मुझे इस तरफ का कोई समय दिया हुआ है, इस तरफ मुझे जाना है, ईस्ट की तरफ मुझे जाना है, तात्पर्य यह है कि इस मानक समय में जिस स्थान पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ से अगर मुझे ईस्ट साइड का पूछा जाता है तो मुझे समय में जोड़ना है, समय को क्या करना है, बढ़ाना है, प्लस करना है। उसी प्रकार उसी अपोजिट में मैं देखूँ कि मैं इस स्थान पर 0 डिग्री में खड़ी हूँ और मुझे इधर की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ मेरे को कोई समय दिया हुआ है, तब मुझे समय को क्या करना है, तब मुझे वहाँ के समय को माइनस करना है। इधर की तरफ बढ़े ईस्ट में प्लस और वेस्ट में माइनस। ठीक है, इसी आधार पर हम हमारा समय भी निर्धारित करते हैं। भारत का जो समय है उसकी हम बात करते हैं। हमारे देश का मानक समय हम डिस्कस करके आए हैं कि हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। अब हम ये देखते हैं कि देशांतर जो है ग्रीनविच, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इससे जो ये 82.5 डिग्री है यह पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में, इस दिशा में, पूर्व दिशा में स्थित है। इसलिए यह बात तो क्लियर है कि हमें इसमें समय को ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। इसलिए जो ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर हमें भारत का समय पता चलेगा। आशा करती हूँ कि आपको देशांतर क्लियर हुआ होगा।